और इसी तमाम मुद्दों पर लगातार हमसे बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो तय होनी है, किस प्रकार से चंद्रयान-3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सबके बीच हमारे जो तमाम दर्शक हैं जिन्होंने खुद पर्सनली बोला था कि आप ये सवाल पूछे, सर तमाम ऐसे दर्शक हैं जो तमाम बातें आपसे जानना चाहते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, मैं तमाम सवाल इसलिए भी लिख करके ले आई हूं कि दर्शक जानना चाहते हैं। हम किसी ने पूछा है चांद पर किन चीजों को चेक किया जाएगा, मींस मिट्टी या पानी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि दर्शक जो हैं वो खुद इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस सब चीज़ों में। और यही खूबसूरती है। देखिए, जब विज्ञान की बात होती है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जी। तो जवाब मैं आपके सवाल का यही देना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स हम चाँद को देखते हैं यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात हम चाहते हैं देखना कि चांद कैसा दिखता है, उसकी सतह कैसी है। तो मिट्टी को तो जरूर देखेंगे जी। और मैं आपको बताऊंगा कि जो उसमें इंस्ट्रूमेंट है हाँ। वो किस तरह से क्या मेजरमेंट लेंगे। अगर आप चाहती हैं तो मैं भी उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सर हम उस पे आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि थोड़ा ही घंटा है और जब चंद्रयान लैंड कर जाएगा। जी, पहला सवाल है सर, चंद्रयान-3 कहाँ और कब लैंड करेगा? जी सर। तो चंद्रयान-3 जो है, जैसे सब लोग जान रहे हैं अभी तो कि दक्षिणी ध्रुव जो है, जो कि शैडोड पार्ट है जहाँ पे बहुत छाया रहती है, उस जगह पे हम लैंड करेंगे। तो ये 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पे या दक्षिणी ध्रुव पे उसकी लैंडिंग होने वाली है। ठीक है। और सर दूसरा सवाल, चंद्रयान की टचडाउन और वेग क्या होगा? जी। तो दूसरा सवाल जो आप पूछती हैं, तो जैसे अगर कॉमन सेंस अगर आप देखेंगी तो आप कहीं भी टच डाउन करना चाहेंगे, जैसे आप कह रही थी कि रुई की तरह उतरेगा, तो रुई की तरह उतरने के लिए उसकी जो स्पीड है वो आपकी जो होनी चाहिए 2 से 1 मीटर पर सेकेंड की होनी चाहिए। और जब उतर रहा है तो उसकी ये भी स्पीड है इस डायरेक्शन में, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ही। तो लैंड होने से पहले वो हवर करेगा, इस तरह से घूमेगा जी। तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड के करीब है। ठीक है जी। दूरी क्या है, चांद से पृथ्वी की दूरी क्या है? चांद से पृथ्वी को जब हम देखते हैं, पृथ्वी से चांद को जब देखते हैं तो हमें लगता है बड़ा करीब है, लेकिन काफी दूर है। अगर आप नंबर्स को देखेंगी तो 3,84,400 किलोमीटर के करीब है, तो बहुत दूर है चंद्रमा हमारे यहाँ से। बिल्कुल। और देखिए सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में कितना समय लगता है, बेहद ही अहम सवाल है क्योंकि तमाम तरह की चीजें अभी आप बता रहे थे दर्शकों को, ऐसे में ये भी एक अहम सवाल है कि कितना वक्त लगता है मैसेज भेजने में और सिग्नल प्राप्त करने में। जी देखिए, क्या है कि अगर आप साइंस बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे तो एक राउंड ट्रिप जो है, एक राउंड ट्रिप करने का मतलब है कि 2.5 सेकंड के करीब लगता है। तो इसका मतलब कि अगर मैं अभी यहाँ से सिग्नल चंद्रमा पे भेजता हूँ तो 1.2 सेकंड के करीब लगेगा। लेकिन वो ये है कैलकुलेशन जो उस बेसिस पे की गई है कि ठीक है, हम एक अक्ष से दूसरे अक्ष को ही केवल मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप चंद्रमा पे आपकी लोकेशन कहीं और है तो वो समय ज्यादा बढ़ सकता है ना, लेकिन सीधे अगर हम मेजर करेंगे तो 1.2 सेकंड के करीब जो है वो टाइम लगता है। सर हम सवालों पे आएंगे, लेकिन इस वक्त एक बात मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त क्या कुछ माहौल इसरो के स्पेस सेंटर में होगा? जी बेहद ही क्रूशियल वक्त है ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या माहौल होगा? देखिए, मैं कहता हूं कि वैज्ञानिक जो है वो एज अ वैज्ञानिक, मैं भी एक वैज्ञानिक हूं तो मैं उस सब चीज़ों को समझ सकता हूं। वैज्ञानिक का काम क्या होता है कि उसने अपना काम कर दिया है ना। चंद्रयान-2 से हमने बहुत कुछ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया चंद्रयान-3 में, और सीखने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं। एक बार जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सालों की मेहनत उन्होंने की है, 4 से 5 साल। अब चंद्रयान-2 को करने के लिए कितने साल की मेहनत लगी होगी, तो उनकी धड़कनें तो बिल्कुल तेज हो रही होंगी कि सब लोग, जैसे पूरा देश जो लगा हुआ है, दुआएं कर रहा है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। तो उसी तरह से वैज्ञानिक भी जो है, कुछ लोग, हम लोग भी पूजा पाठ में विश्वास करते, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव को या अपने उससे आराध्य से बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाए। हमने मेहनत तो की है, लेकिन ऐसा कुछ हो, चमत्कार हो जाए ताकि सारी चीजें अच्छी हो, अच्छे से लैंडिंग हो। बिल्कुल। और सर एक अहम बात, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 में क्या कुछ बदलाव किया गया, एक बार जब दर्शकों को बता दें। स्पेशल सेंसर कैमरा जो है जी सर, आप तो अमेरिका से ही अभी वापस लौटे हैं और इसके पहले दर्शकों को बता भी रहेंगे, तो जो बदलाव है जरा एक बार हम आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझा दें। चंद्रयान-3 में क्या कुछ बदलाव किया गया है? स्पेशल सेंसर कैमरा जो है वो इस बार डाला गया है ताकि
जो हमने पहले भी बताया था कि 39,000 तस्वीरें भेजी गई थी। सर, ये स्पेशल सेंसर कैमरा, जरा एक बार इसको आप एक्सप्लेन करें, जिसके थ्रू 39,000 तस्वीरें, उसके बाद एक एरिया डिसाइड किया गया जहां पर लैंड करेगा। जी जी, देखिए ये जो कैमरा है, मतलब स्पेशल सेंसर कैमरा जो है, ये इंडिया ने जो बनाया है, जो इसरो ने बनाया है, ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। मतलब इसको लोग मानते हैं, इवन नासा में लोग इस कैमरे को मानते हैं कि नहीं, इंडिया ने कुछ बहुत स्पेशल कैमरा बनाया, क्योंकि ये बहुत ही दूर से बहुत ही साफ पिक्चर ले लेता है। HDFAC कहते हैं हाँ, शायद इसको। एग्जैक्टली। तो हाई डेफिनेशन इसके अंदर जो है, जैसे हाई डेफिनेशन जो भी चीज़ें होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो इसका रिजोल्यूशन है, देखने की जो क्षमता है, एक एक डिटेल देखने की क्षमता है, बहुत ही ज़्यादा है इस कैमरे की, इसलिए इसको बोला गया है। फिर इसके अंदर लेजर लैंडर हैजार्ड डिटेक्टर और एडवांस कैमरा भी लगा हुआ है। मतलब कि वो कैमरा क्या करेगा कि अगर कुछ भी ऐसे हजार्ड्स उसको दिखेंगे, उस हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन हमको सेंड करेगा। तो ये सारे कैमरा सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं। और चंद्रयान 2 में एक ही कैमरा था, बात सही है, इसीलिए मैंने कहा कि चंद्रयान 2 से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। हमने ये सीखा है कि हमें और ज़्यादा कैमरों की ज़रूरत है, हमें एक स्पेशल जो कैमरा बोल रहे हैं, स्पेशल सेंसिंग कैमरा, वो लगाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और हमने अपग्रेड किया, जो एंटीनाज लगाए हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 में स्पेशल कैमरा जो है। जी जी। और विक्रम लैंडर के पैरों की भी बिल्कुल, जिक्र, बिल्कुल। सर एट द एंड वो लैंड करेगा। एक जो तस्वीर हमारे दिमाग में आ रही है, जी। जब लैंडिंग होगी तो हम क्या देखेंगे, कहां पर लैंडिंग होगी, कितना मजबूत उस बार बनाया गया है। इस बार इसको मुझे लगता है कि 4 गुना और मजबूत बनाया गया है पहले से। और दूसरी चीज इसमें ये भी चीज जो अपडेट की गई है कि जो थ्रस्टर है, थ्रस्टर भाई जिसके थ्रू वो उतर रहा है, जिससे उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाए है, उसको भी पावरफुल इस बार बनाया गया है, ताकि हम वेलोसिटी को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पे इसको मजबूत बनाने का ये भी वो है कि अगर टच डाउन थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से भी करना पड़े तो हम टच डाउन कर जाएं और किसी तरह से हम वहाँ पे लैंड कर जाएं, इसलिए उसको मजबूत किया गया है। जी। और ये लैंडर है सर, जी, थोड़ी ही देर में, कुछ ही घंटों में जी, और मजबूत पैर के साथ ये लैंड कर जाएगा। जी। एक्साइटमेंट, वी कैन से कि we can't stop our heart, I can't explain even। जी, जी। और ये वही है जो इस वक्त हमारे सामने हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। जी, जी। किस प्रकार से ये लैंड करेगा, इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी? जी, जी। तो देखिए ये लैंडर जो है, इसमें आपने पहले कहा कि इसके जो पैर हैं उसको मजबूत बनाया गया है, तो ये लैंडर है यहाँ पे। और इस लैंडर में आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं, ये आपके जो प्रोपेलेंट है, या इसको बोलते हैं, जो बेसिकली यहाँ से ईंधन निकल रहा है, और ईंधन जो बर्न हो रहा है उसकी वजह से वेलोसिटी हमने मेंटेन की है, राइट जी। अब इसको जो ये है, इन दोनों, इसको इस तरह से यहाँ पे जो ईंधन निकला है, इसको ऐसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा धीरे धीरे, ताकि वेलोसिटी जो है, जो थ्रस्ट आप दे रहे हैं वो कम हो जाए। तो ये थ्रस्ट की वजह से क्या होगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा कि देयर इज ऑलवेज एक्शन अपोजिट टू एनी रिएक्शन, के उसके कोई भी आप एक्शन होगा उसके अपोजिट एक रिएक्शन होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, इस तरह से हम उसकी वेलोसिटी को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट जो बाहर लगे हुए हैं। इसका पैनल है, सोलर पैनल भी है इसमें लगा हुआ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एंटीनास लगे हुए हैं, और ये इसका तो जो पैर है, जो मैंने आपने पहले ही उसके बारे में बोला है, ये लगा हुआ है। 3 जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें इल्सा है, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो रंभा है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेस्ट है। तो चेस्ट का जो काम है वो क्या करेगा कि जो सतह है उसकी, जो रिगोलित है, या जो ये हमारा ये यहाँ पे ये जो रिगोलित है, सतह को ये बेसिकली बताएगा कि सरफेस का टेम्परेचर कितना है, वहाँ उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है जहाँ पे वो लैंड किया है, ठीक है, ये काम है उसका। रंभा का काम क्या है कि वो आयोनोस्फीयर जो है, चंद्रमा का जो आयोनोस्फीयर है, मतलब कि 10 किलोमीटर का एक आयोनोस्फीयर है, एक परत बनी हुई है चंद्रमा पे, और वो चार्ज पार्टिकल की है, बहुत सारे पार्टिकल है वहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज। और आज तक वैज्ञानिक को समझ में नहीं आया कि ये जो आयोनोस्फीयर है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है चंद्रमा पे, ये चीज़ है, तो उसको भी हम जानना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक लंगमार प्रोब लगा हुआ है, जो कि बेसिकली क्या होगा कि वो इस तरह से ऊपर निकलेगा, और फिर जो भी चार्ज पार्टिकल उसके ऊपर गिरेंगे उसको वो मेजर कर लेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, बताएगा कि ये चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी इतनी डेंसिटी है, ये सारी चीजें हमको बताएगा रंभा। और सर जिक्र किया जा रहा है कि
साउथ पोल, दक्षिण पोल, पहली बार उस पे लैंड करेगा किसी भी कंट्री का चंद्रयान। 3 पहले कर चुके हैं और हिंदुस्तान जो है वो चौथा है। हाँ जी। एक चीज और कही जा रही है कि दशकों से यहाँ पर सूर्य की किरण नहीं पड़ी है जी। इसका क्या कुछ मतलब है और क्या कुछ एग्जैक्ट सिनेरियो वहां पर हो सकता है? सूर्य की किरण नहीं पड़ी है, माइनस टेम्परेचर का क्या कुछ रेशियो वहां पर हो सकता है? और ऐसे में लैंडर जब वहां पर लैंड करेगा तो एटमॉस्फेयर उसके लिए कितना सूटेबल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर किसी भी लैंडिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको पता है कि हम साउथ पोल पे पहली बार, ये आपको रिकॉर्ड में बताऊं कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किसी ने नहीं की है। तो साउथ पोल पे अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं तो हम पहले होंगे, पूरे विश्व में पहले होंगे जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल पे। बाकी सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई है वो 4 देशों ने किया है, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फिर चाइना हो गया। हम चौथे देश बनेंगे जो काम करेंगे ये वाला। तो सॉफ्ट लैंडिंग में हमारा वो कीर्तिमान होगा। लेकिन अगर साउथ पोल पे हम उतर जाते हैं, जो कि बेसिकली है वहाँ की कि वो कवर्ड रहता है, वो शैडो में ओरिजिन रहता है और वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे जो पानी है, वहाँ के जो मिनरल्स हैं, उनकी जो प्रकृति है, उनका जो नेचर है, नेचुरल जो एलिमेंट है वो बदले नहीं है। वो कई लाखों करोड़ों साल से वैसे ही पड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि जो धरती और क्योंकि चंद्रमा जो है वो टूट के बना हुआ है धरती से, तो किस तरह से जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, शायद अगर हम उस हिस्से में जाके स्टडी करेंगे तो हमको उतने करोड़ों साल का जो पानी है वहाँ पे जमा हुआ वो मिलेगा, उतने करोड़ों साल के जो मिनरल्स हैं वो मिलेंगे। हालांकि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई चीज़ गिरी ना हो सकता है बहुत सारे उल्का पिंड भी गिरे हों, वहाँ की प्रॉपर्टी चेंज हुई हो, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि वो रीजन है अनएक्सप्लोर्ड है। इस वजह से वैज्ञानिक वहाँ पे जानना चाहता है इन सारे रहस्यों को। अब जैसे आप प्रज्ञान रोवर की बात कर रहे हैं, हमारे साथ रवि किरण जी जुड़े हुए हैं। रवि किरण जी, एक सवाल, 15 मिनट क्रूशियल होते हैं, लास्ट 15 मिनट, ऐसा क्यों कहा जाता है कि लास्ट 15 मिनट क्रूशियल होंगे? आखिर क्या इसके मायने हैं? ये इसीलिए कि जब ऑर्बिट से अंदर आ जाता है, रोवर अंदर आ जाता है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी से ही नीचे आने लगता है। बाकी अगर पृथ्वी पे देखेंगे, मंगल पे देखेंगे, तो वहां पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के वजह से थोड़ा स्लो डाउन होता है। लेकिन यहाँ पर सीधा ग्रेविटी से ही जो है वो गिरने लगता है और उसको जो है, और वो रोवर अपने आप को कंट्रोल करना है, वो पृथ्वी से उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो है वो लेजर से नीचे डेप्थ देखेगा, स्पीड कंट्रोल करना है, हर चीज उससे ही करना है। सो पृथ्वी से उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और वो जिस हिसाब से जाएगा वो क्रूशल हो जाता है। सो इसीलिए जो है दिस 15 मिनट्स और 19 मिनट्स इसे क्रूशल बोलते हैं, टाइम ऑफ टेरर है ये, क्योंकि उसी को कंट्रोल करना है। हम लोग पृथ्वी से इसका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। और हमारे साथ उस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है जो अमेरिका से वापस आए हैं। सर, एक सबसे ज्यादा अहम सवाल, ये आम सवाल, और मैंने जैसा अभी आपसे जिक्र किया ना कि लोग ये भेज रहे थे डायरेक्ट मैसेजेस कि आप ये सवाल पूछे, आप ये सवाल पूछे, क्या चांद पर जीवन संभव है? देखिए, चंद्रयान 1 का जो मिशन था, जिसको हार्ड लैंडिंग बोला जाता है, कि उसमें क्या हुआ था कि जो ऑर्बिटर था, या उसको प्रोपल्जन मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, उससे सेपरेट होकर एक डिवाइस जो है उसको गिराया गया उसके सतह पे। और जब उसके सतह पे गिरा तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं, राइट? क्योंकि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, वो पूरी तरह से एक तरह से फेंका गया था, जैसे कोई बॉल गिरती है धरती पे फिर बाउंस बैक होती है, उस तरह से वो वहाँ पे गया डिवाइस। और जब वो गया तो उसने बताया पहली बार कि वहाँ पे पानी है, ठीक है? तो पहली बार चंद्रयान 1 के मिशन ने बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी थी पूरी दुनिया को कि वहाँ पे पानी के अवशेष हैं। उसके बाद जाके नासा ने कंफर्म किया कि पानी है वहाँ पे, ठीक है? तो चंद्रयान 1 की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो पानी तो है वहाँ पे। सर, इस पे तुरंत से वापस आएंगे। इसी सवाल से रिलेटेड हमारे साथ रवि किरण जी जुड़े। सर, हमारे साथ अभी आपने सुना होगा बातचीत के दौरान, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? क्या आम तरीके से वहां पर दुनिया बसाई जा सकती है? ये सवाल प्रयागराज के ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से किया था, तो ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी। हालांकि हम डिटेल में थोड़ा समझ चुके हैं, बट मैं कनेक्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने, वो प्रयागराज से ही जिन्होंने मेरे को ये सवाल भेजा था।
देखिए, अभी तो सीधा ये बोल सकते हैं कि वहां पर जीवन का कोई संभव नहीं है फिलहाल, लेकिन ये पूरा एक प्रक्रिया है जहां पर जो है पानी जैसे H2O है पानी में, और उसमें से ऑक्सीजन निकाल सके, ऑक्सीजन निकाले तो ब्रीथिंग के लिए काम आएगा। और ये सब चीजें थोड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। आज नहीं तो 100-200 साल बाद जो है वहां पर जीवन हो सकता है एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरियल फॉर्म में, लेकिन इमीडिएटली हम लोग जाके चंद्रमा में बसना ये आसान नहीं है। मैं उसमें ऐड करूं? फ्यूचर में स्कोप है आपको काफी, जो है वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सब अभी तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, लेकिन एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं तो जो है हमें ऐसे सेल्स बनाना है जहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा जीने के लिए। सो ये सब एक फिक्शन जैसा लगता है एट प्रेजेंट, बट पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में होने का। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक और वैज्ञानिक मौजूद है जिनको आप लोग बहुत वक्त से सुन रहे हैं, और तमाम सवाल भी आप लोगों के हैं। तो अगला सवाल जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग जानना चाहते हैं, पहले जो प्रक्रिया है वो हमने आपको समझा दी है। लैंडिंग के 15 मिनट क्यों इंपॉर्टेंट होंगे ये हमने आपको बता दिया। शायद जिन लोगों ने सवाल पूछा था वो सुन लिए भी होंगे। आने जो तस्वीरें इसरो से, अगला सवाल है चंद्रयान जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा वहां से किस तरीके से वो सेंड किया जा रहा है इसरो के पास, ये उत्सुकता है तमाम लोगों की जिनकी नजरें इस वक्त चंद्रयान पे बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही जायज़ सा सवाल है मैं कहूँगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है जिससे सेपरेट होकर लैंडर नीचे आ रहा है, प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो एज अ रिले सैटेलाइट काम कर रहा है। रिले सैटेलाइट क्या होता है, जैसे आपने रिले रेस का नाम सुना होगा। हाँ। रिले रेस में क्या होता है कि कई लोग दौड़ने वाले होते हैं। हाँ, एक आदमी क्या करता है, हाथों में दूसरे को पकड़ा देता है, तीसरे को पकड़ा देता है। वही काम जो है प्रोपल्जन मॉड्यूल एज अ रिले सैटेलाइट करेगा इस समय। तो लैंडर जो है वो क्या कर रहा है, रिले सैटेलाइट को अपना सिग्नल भेजेगा पहले, और उसमें प्रोपल्जन मॉड्यूल के पास सिग्नल आएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जो उससे नियरेस्ट सैटेलाइट होगी उसको सिग्नल भेजेगा। इस तरह से जो पूरा सिग्नल है, ये इसको डीप स्पेस नेटवर्क बोलते हैं। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है वो एंटीना बहुत सारे लगे हुए हैं, बेंगलोर में ये सेंटर है, वहाँ पे उसको रिसीव किया जाएगा। एक चीज़ और भी ऐड कर दूं कि नासा का जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो भी इसको ट्रैक कर रहा है। तो नासा के, जैसे मैंने नासा में काम किया तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े जो, मतलब यूएस में एक है उसको गोल्ड स्टोन बोलते हैं, उसके बाद कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके बाद स्पेन में है। तो 3 जगह पे ये डीप स्पेस नेटवर्क का बना हुआ है एंटीना। उससे क्या होता है कि 360 डिग्री पे हमेशा जो स्पेस क्राफ्ट है हमेशा वो कम्युनिकेशन में रहता है। ठीक है सर, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है श्रीहरिकोटा